Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे थे यूपी टेट का पेपर है आपका 2014 का, और 23 फरवरी 2014 को यह परीक्षा हुई थी आपकी। 2014 में हुई थी 23 फरवरी 2014 को। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस बने थे। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि, सीडीपी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। यह आपकी 30 नंबर की आती है। यूपी टेट में टोटल 5 सब्जेक्ट होती हैं, 30-30 नंबर की आती हैं, तो इसमें 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। 150 इसमें क्वेश्चन हो जाते हैं और इस एग्ज़ाम के लिए 150 ही आपको मिनट मिलती हैं। और 90 नंबर पर आप जनरल वाले होते हैं तो वह पास हो जाते हैं, और ओबीसी वाले होते हैं वह 82 पर पास हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। और इस एग्ज़ाम के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए समझते हैं किस तरीके का आपका एग्ज़ाम का पैटर्न था। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित, अभिप्रेरणा का प्रलोभन। तो आपको इसमें बताना है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, किस तरीके से होता है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। मोटिवेशन की बात होती है अभिप्रेरणा की। तो चलिए समझते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जन्मजात और अर्जित। कौन सी? जन्मजात और अर्जित। और अब्राहम मैस्लो ने इन अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा है। किसने बांटा है? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटा है। पहला आता है आपका जन्मजात और दूसरा होता है अर्जित। पहला कौन सा होता है? जन्मजात होता है और दूसरा होता है अर्जित। जन्मजात वह होता है जो जन्म से होता है, जैसे भूख, प्यास, निद्रा यानी कि नींद होती है, यह हमारे कैसे होते हैं? जन्म से ही होते हैं। और जो अर्जित होते हैं, जिनको हम अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? अर्जित होते हैं। जैसे बात करते हैं सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा, यह हमारी क्या हो गई? यह हमारी कैसी हो गई? अर्जित हो गई। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या ये सभी। किस तरीके का जो स्थानांतरण होता है सीखने की प्रक्रिया में, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सीखने के स्थानांतरण होते हैं। नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। सीखने का स्थानांतरण कैसा होता है? सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है और शून्य भी होता है। तो यह सभी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? निम्न में से कौन सा मत सीखने यानी कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो मनोविश्लेषणवाद या व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर बताना है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करता है? गेस्टाल्टवाद करता है, संबंधवाद, व्यवहारवाद या मनोविश्लेषणवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का 4, गेस्टाल्टवाद। कौन करता है? गेस्टाल्टवाद। इन्हीं के सिद्धांत को हम किसका सिद्धांत के नाम से जानते हैं? सूझ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सूझ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं इनके सिद्धांत को। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रयोग किया था सुल्तान पर। सुल्तान कौन था? सुल्तान था एक बंदर था, यानी कि एक चिंपैंजी था जो बंदर वह भूखा था। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस, बार्टलेट।
तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। कौन होता है? सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किसने किया था? एबिंगहॉस ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर 3 एबिंगहॉस ने। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो सीखने के नियम की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। इनके सिद्धांत को हम किसके सिद्धांत के नाम से जानते हैं? प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जानते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। और इनके 2 नियम हैं। पहला आता है मुख्य नियम और दूसरा आता है इनका गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में इनके 3 नियम होते हैं, गौड़ नियम में इनके 5 नियम होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मुख्य नियम। तो मुख्य नियम में मैं बता दूं 3 नियम कौन कौन से होते हैं। पहला आता है इनका तत्परता का नियम, और दूसरा होता है प्रभाव का, तीसरा होता है अभ्यास का। इनके मुख्य नियम हैं 3, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सीखना है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या ये सभी। सीखना क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ये सभी। क्या है? यह सभी व्यवहार में सीखना है। यह सभी क्या है? व्यवहार में सीखना है। कि व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी कि जब सीखते हैं तो व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 7 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन दिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया है? जॉन डेवी ने, गिलफोर्ड ने, क्रुंज द्वारा या रॉस द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, रॉस के द्वारा। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? रॉस ने दिया है। किसने दिया है? रॉस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका बताना है आपको कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे अच्छा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा कैसा होता है? विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, कौन है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का एक केंद्र बिंदु है, कौन है? बालक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कौन हो जाता है? बालक हो जाता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन हो जाता है? बालक हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपका, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं पुनः, यानी कि शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या ये सभी। 11 का आपको राइट आंसर बताना है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, कौन है अच्छी स्मृति की विशेषताएं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा, यही क्या है? एक अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग की बात करते हैं। संवेग को क्या कहते हैं हम? इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं।
इमोशन कहते हैं। और इमोशन क्या होते हैं? इमोशन को ही हम संवेग कहते हैं। संवेग के बारे में किसने बात की थी? तो मैकडूगल ने की थी। किसने की थी? मैकडूगल साहब ने बात की थी। और इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं? तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं, 14 संवेग बताए हैं। किसने? मैकडूगल ने। मैकडूगल के सिद्धांत से लास्ट ईयर आपके 3 क्वेश्चन बने थे, तो आपको मैकडूगल वाला सिद्धांत मैंने कराया है, आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए समझते हैं आगे कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, उत्तेजना तथा भावों में उथल पुथल। उत्तेजना तथा भावों में उथल पुथल ही क्या होता है? संवेग होता है। क्या होता है? संवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? तो 13 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, अनुकरण। क्या हो जाता है? अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखना। क्या होता है? नकल करना। अध्यापक पढ़ा रहा है, उसी तरीके से बच्चे भी उसकी नकल कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं, वही क्या हो जाता है? अनुकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने या बिने साइमन ने। तो इसमें बताना है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिने साइमन ने। बिने साइमन ने अपना पहला परीक्षण किया था मानसिक आयु को लेकर। कौन सा परीक्षण था इनका? पहला सफल परीक्षण था। पहला सफल परीक्षण था बिने साइमन का, पहला सफल परीक्षण था। और यह परीक्षण कब किया था? तो 1905 में यह परीक्षण किया था। कब किया था? 1905 में यह परीक्षण किया था। किसने? बिने साइमन ने किया था। यहाँ तक बात क्लियर। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बिने साइमन ने किया था। पहला सफल परीक्षण था और 1905 में यह परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। मांटेसरी विधि या खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। शैशवावस्था के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, सबसे अच्छी विधि की बात करता है तो यह सभी विधियां हैं वह बहुत अच्छी हैं। मांटेसरी विधि भी, खेल विधि भी और किंडरगार्टन विधि भी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। यह सभी कौन सी हैं? शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त सभी पर। तो 16 का आपको राइट आंसर बताना है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन ही क्या होता है? बाल विकास में होता है। कहाँ से कहाँ तक का होता है? तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का जो अध्ययन होता है वही हमारा क्या होता है? बाल विकास होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 आता है आपका, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन या उपरोक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? आपको इसमें बताना है। राइट आंसर क्या है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन होता है, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है आपका, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है तथा यह सिद्धांत किसका है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट
की बात करता है कौन करता है? लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का या मैकडूगल का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। किसका है? यानी कि जीवित रहता है इसकी बात करता है तो कौन करता है? डार्विन बात करता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि प्रकृति के रूप में बात की गई है, चार्ल्स डार्विन ने बात की है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आता है आपका, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का या अभिवृद्धि का या अभिक्षमता का? तो 19 का आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। सामान्य बिने ने मापन किया था सामान्य बुद्धि का। किसका किया था? सामान्य बुद्धि का किया था। इनका यह कैसा परीक्षण था? पहला परीक्षण था और 1905 में इन्होंने परीक्षण किया था। बिने साइमन ने कब परीक्षण किया था? 1905 में किया था और यह पहला परीक्षण था। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या ये सभी? संवेगों की बात होती है तो सभी को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, मानसिक योग्यता भी होती है और थकान भी होती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का, रॉस का? तो 21 का आपको राइट आंसर बताना है। सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का या रॉस का? 21 का आपको राइट आंसर बताना है। तो यह कथन है हरलॉक का। किसका कथन है? हरलॉक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है आपका, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या वैयक्तिक समायोजन? तो इसका राइट आंसर बताना है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, व्यवहार में परिमार्जन। क्या होता है? व्यवहार में परिमार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है आपका, वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष नहीं है ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र और स्पष्ट वाणी? तो इसका राइट आंसर है 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी, धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आता है आपका, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्य के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, उपरोक्त सभी? तो 24 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। क्या होता है? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धन अर्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य? कौन सा ऐसा वर्गीकरण है जो मूल्यों का है उसमें यह सम्मिलित नहीं है? तो येन केन प्रकारेण धन अर्जन का मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक आर्थिक या मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक शारीरिक है, वह व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? जो अपने आप में यानी कि अकेले ही रहना पसंद करता है, उसे ही हम बोलते हैं आत्म केंद्रित। तो आत्म केंद्रित होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है।
अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या धार्मिक व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बहिर्व्यक्तित्व। यानी कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करता है तो वही क्या हो जाता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो जाता है। वह अपने ऊर्जा बल को बाहर की तरफ बाह्य परिस्थितियों की तरफ वह ले जा रहा है, तो क्या हो गया, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आता है आपका। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक का शिकायत करेंगे। यानी कि एक बच्चा है, वह कक्षा 4 में पढ़ता है और वह बहुत ही चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे या मनोचिकित्सक के पास उसे ले जाएंगे या स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो आप एक अध्यापक हैं, कक्षा 4 का बच्चा है, वह बहुत ही चिंतित है और परेशान है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो आप उसके लिए स्वयं परामर्शदाता बनेंगे और उसकी भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसको सलाह देंगे, उससे बातचीत करेंगे और उसे एक सही मार्गदर्शक के रूप में आप उसे उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेंगे, समस्या समाधानकर्ता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। तो 30 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। क्या हो जाता है, भाषा विकास का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है, तो कौन सा है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है वह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।